वन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सेकंड, जो कि विजन आईएएस का चल रहा है फुल लेंथ वाला, जो कि अभी फ़िलहाल तो सब्जेक्टिव हो है, सब्जेक्ट वाइज होगा। देन आफ्टर जैसे जैसे हम टेस्ट कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे फुल लेंथ आएगा, जो कि सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, how many of the following statements about the function of the speaker of the state legislative assembly are correct? ओके, इसमें क्या पूछा है, स्पीकर का फंक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज he can direct a member to withdraw from the houses for disorderly conduct. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the summon and prorogue the house of session. Is it true? No, ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज अगर हम इसकी बात करते हैं समन एंड प्रोरोगेशन की, तो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन एंड प्रोरोग ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ही इज एम्पावर्ड for revocation or suspension of a member. Is it true? No, this is also incorrect, because it's empowered by the authority for revocation of this order is vested to the houses, not by the speaker. Okay, किसके द्वारा, house के द्वारा। So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number A, only one is the correct statement for this question. Let's come to the next question, which is if the system of direct election in India was changed from the first past the post system to proportional representation, which of the following would be the most likely outcome of the same? अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जगह पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज पॉलिटिकल पार्टीज विल विन सीट्स in proportion of the votes they get. Yes, it's a correct statement. Next one is various section of the society will get more representation in the government. It's also correct statement. There may be more number of multiple conditions in the government. So sorry, third statement is there may be more number of multi-party coalition for the formation. It's also correct. So answer for this question is option number D. All of this statement is correct for this question. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन और डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इसमें फर्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, तो इसमें एक द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो स्मॉलर ये में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बट अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो बिगर एरिया में रहता है, ठीक है, और सिंगल द इंटायर कंट्री में भी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में होता है। लेकिन अगर हम उसी का नेक्स्ट देखते हैं, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, बट अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वन से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, एंड वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है कि कैंडिडेट वोट करते हैं, वोट किया जाता है, मतलब वोटर्स जो होते हैं वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी के लिए वोट किया जाता है। ओके, एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पार्टी में गेट मोर सीट्स दैन वोटर्स इन द लेजिस्लेचर, बट अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें पार्टी गेट सेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोटर्स दैट इट्स गेट। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, अगर 1/2 मतलब हाफ से भी कम अगर उसका वोट आया है तो भी वो कैंडिडेट जीत सकता है। बट अगर हम इसमें बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, एनी हाउ 50% +1 होना ही चाहिए, तभी ये
जीत सकता है। ओके, सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज with reference to parliamentary committee, consider the following statement. They are constituted by the parliament through election or nomination. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is they submit their report directly to the president. Is it true? No, it's not correct statement because its report to the houses or to the chairman, speaker or chairman, not to the president. Okay, तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज देयर सेक्रेटेरिएट सपोर्ट इट्स provided by the Ministry of Parliamentary Affairs. No, it's not by the Ministry of Parliament Affairs. It is by the Lok Sabha and Rajya Sabha. So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number A. Only वन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करते हैं, सो बेसिकली ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी एंड दूसरा होता है एडहॉक कमेटी। ओके, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होता है, एडहॉक होता है टेम्पररी, जो कि ज़रूरत पड़ने पे बनाया जाता है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the crop experiment recently seen in the news. So first statement, and there is asking about the correct statement. First statement is it is ISRO's first biological experiment to grow plant in space under microgravity condition. Yes, it's a correct statement. Next one is as part of the experiment peas and pea seed have germinated into the space. No, it's not correct statement because ये peas and pea नहीं, ये हो जाएगा cow pea seed germinate किया गया। ओके, so answer for this question is option number A. Only one is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is in the context of Radio Access Network RAN, consider the following statement. So first is it facilitates wireless communication between user experiment and the core network via radio link. Yes, it's a correct statement. Next one is RAN can be operable both in licensed spectrum bands and licensed spectrum bands. Is it true? Yes. लाइसेंस और अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम दोनों में ये काम करेगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements regarding the reservation of bills by the governor for the reservation of bills by the governor for consideration of the president. So first statement is the president returns a bill for reconsideration. The state legislature must act on it within 6 months. Yes, it's a correct statement. Next one is the state legislature repass the bill with or without amendment. The president is bound to give his assent. Is it true? No, ये bound नहीं होता है। Okay, so not bound to give his assent. तो second statement incorrect हो जाएगा। Then हो जाएगा the governor is required to reserve for presidential consideration any bill that affects the jurisdiction of the state court. Is it true? Yes, it's also a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only two statement is correct. एंड अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ गवर्नर के बारे में, तो वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, या तो उसको एसेंट दे सकता है, दूसरा हो जाएगा इसको विथहोल्ड कर सकता है, एंड तीसरा हो जाएगा रिटर्न कर सकता है अगर वो मनी बिल ना हो तो। और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ओके, एंड अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है बिल के साथ, तो वो भी एसेंट दे सकते हैं, या फिर हम उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस वन, एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़
With reference to the Union Council of Minister, consider the following statement. Okay, first, and there is asking about the correct statement. First statement is the original constitution placed no restriction on the number of ministers in the union government. Is it true? Yes, it's a correct statement. And another statement is the 52nd Constitution Amendment Act 1985 disqualifies a legislator who is disqualified under the anti-defection law from becoming a minister. Is it true? No, it's not 52nd Constitution Amendment, it's the 91st Constitution Amendment Act 2004. Okay, sorry, not 4, it's 3, 2003. So statement second is incorrect. So answer for this question is option number A, only one is the correct answer for this question. And अगर हम total number of ministers की बात करते हैं including prime minister in the council shall not exceed by the 15% of the total strength of the Lok Sabha. ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड ये किससे ऐड किया गया है? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनली मेंशन नहीं था ऐसा कुछ. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज who among the following takes part in the appointment of the high court judges? High court judge के appointment में कौन पार्ट करते हैं? सो फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, यस. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर कंसर्न स्टेट, कंसर्न हाई कोर्ट स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. चीफ सेक्रेटरी, नो. लीडर ऑफ द अपोजिशन, नो. तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न से. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 1, 2, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Which of the following statement is not correct about the PAC, Public Account Committee? Okay, अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो पूछा है. सो फर्स्ट वन, इट वाज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द PAC. इज इट ट्रू? देखते हैं आगे क्या है, ये सही है कि गलत है, बट ये तो सही है. नेक्स्ट वन इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन have the representation in this committee. Yes, it's also correct. The term of the office of a member is 1 year. It's also correct. So answer is option number B, because यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा और यही नॉट करेक्ट है. बिकॉज अगर हम बात करते हैं PAC की, तो ये सेटअप किया गया था 1921 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एंड इसमें मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते और मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी. सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ओके, एंड अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं, PAC में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि लोकसभा से आते हैं कितने? 15 मेंबर्स लोकसभा से. एंड अगर हम राज्यसभा से बात करते हैं तो उससे कितने? 7 मेंबर्स होते हैं. ओके, टोटल 22 मेंबर्स. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the removal of Vice President of India. Okay, removal of Vice President of India के बारे में बात करते हैं. So first one is an impeachment process has been required to remove the vice president. Is it true? No, it's not correct statement, because अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में बात करते हैं, फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल. सो इम्पीचमेंट की ज़रूरत ही नहीं होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज अ रिजोल्यूशन for removal must be passed separately by both houses of the parliament with effective majority. Is it true? No, it's also incorrect, because he can be removed by the resolution of the Rajya Sabha passed by an absolute majority. Okay, and agreed to the to by the Lok Sabha.
not separately. Okay, so second statement is also incorrect. Next one is the constitution does not specify any grounds for the removal of the vice president. Is it true? Yes, it's a correct statement. And ये रिमूवल करने से पहले उन्हें मिनिमम 14 days का पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, only 3 is the correct answer. Let's come to the next question, which is recently, the Union government has launched a National Critical Mineral Mission. In this context, consider the following statements regarding the National Critical Mineral. So, there is asking about the correct statement. So, first statement is the mission aims to encourage Indian PSU and private sector companies to acquire critical mineral assets abroad. Yes, it's a correct statement. Next one is the mission will encompass all stages of the value chain from mineral exploration to recovery from end of life products. Yes, it's also correct. Next one is it is launched by the Ministry of Science and Technology. Is it true? No, it's not correct statement because it's launched by the Ministry of Mines, not by the Science and Technology. Okay, so third statement is incorrect. So answer for this question is option number B, which is only 1 and 2 is the correct answer. Next question is with reference to which of the following statement is not correct about the money bill in the parliament. Okay, so first statement is all finance bills are money bills but all money bills are not finance bill. आप बताइए क्या ये सही है स्टेटमेंट? Next one is the Speaker of the Lok Sabha certifies a bill as money bill. Is it true? Yes. A minister who is a member of Rajya Sabha cannot introduce a mini bill in the Rajya Sabha. Is it true? Yes, it's also correct statement. Next one is the president can withhold his assent to a money bill but cannot return it for reconsideration of the houses. Yes, it's also correct. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो कि यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. क्योंकि इसमें क्या होता है, all money bills are financial bill but all financial bills are not money bill. Okay, so statement reverse कर दिया है इसमें. So statement A is the correct answer for this question because there is asking about the not correct. Okay, so let's come to the next question, which is which of the following conditions are sufficient for the political party to recognized as a national party of India. Okay, क्या क्या requirement होता है किसी political party को national party का recognition लेने के लिए. Okay, so first statement is it secures 6% of valid votes polled in any 4 or more state and 4 seats of the Lok Sabha general election. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it wins 2% of the seat from at least 3 states in the Lok Sabha general election. It's also correct. Next one is it is recognized as a state party in at least 2 state. Is it true? No, it's not correct क्योंकि ये 2 state नहीं होगा, ये 4 state होगा. Okay, so third statement is incorrect. So answer for this question is option number A, only 1 and 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is without seeking the permission of the House, a member of the state legislature can be absent from all its meeting for a minimum period of 60 days. Okay, 60 days का वो absent रह सकता है बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए स्टेट लेजिस्लेचर में. ओके, बट अगर उससे ज़्यादा रहे तो वो वैकेंट सीट कहलाएगा. ओके, अगर हम बात करते हैं वैकेंट सीट की वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो वो कैसे कैसे होता है. पहला तो एक होता है डबल मेंबरशिप. ओके, फर्स्ट होता है डबल मेंबरशिप, जिसमें कि अगर 2 सीट से आप जीत गए हैं तो एक जगह आपको वैकेंट करना होगा, नहीं तो आप
वहाँ से हट जाओगे ऑटोमेटिकली। ओके, दूसरा होता है डिस्क्वालिफिकेशन। या तो वहाँ से आपको क्वालिफिकेशन आपका ये नहीं है कि आप वहाँ पे रह सके। नेक्स्ट होता है रेजिग्नेशन, या आप खुद ही रेजिग्नेशन दे दो, या फिर चौथा होता है अब्सेंस, जिसमें 60 डेज से ज़्यादा अगर आप अब्सेंट रहे तो सीट वैकेंट कहलाएगा। ओके, एंड अदर्स इस भी इसमें वैकेशन का रूल्स होता है, जिसमें कि अगर इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा इलेक्शन वॉइड बोल दिया गया, या फिर एक्सपेल्ड कर दिया गया हाउस से, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सॉरी या फिर इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो भी सीट वैकेंट हो जाएगा। एंड अपॉइंटेड एज द ऑफिसर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, तो भी सीट वैकेंट हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement with reference to legislative council। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सो फर्स्ट इज ऑल वोटिंग citizen of India are eligible to elect to any state assembly। is it true? No, it's not correct statement because ये legislative council refer नहीं करता है। This provision is provided in the Rajya Sabha रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द काउंसिल मस्ट रिटर्न अ मनी बिल इन 14 days। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। इज इट ट्रू? नो, वो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So answer for this question is option number A, only one is correct। okay, which is statement 2। एंड अगर हम मनी बिल की बात करते हैं, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 110 के अंदर। ओके, जो कि ये कभी भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया, सॉरी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द असेंबली। ओके, ओनली इन द असेंबली, नॉट इन द काउंसिल। काउंसिल में नहीं किया जा सकता है। द काउंसिल कैन नॉट अमेंड, और ना ही काउंसिल इसको अमेंड कर सकता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है। सो आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एस्टिमेट कमेटी। ओके, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कंप्राइजेस ऑफ मेंबर्स ड्रॉन ओनली फॉर द लोक सभा। इज इट ट्रू? yes, it's a correct statement। next one is it examines the budget estimate only after they have been voted by the parliament। is it true? yes, it's also correct statement for this question। okay, एंड अगर हम बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी की, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है इसका? इसका ओरिजिन होता है फाइनेंशियल कमेटी से। ओके, फाइनेंशियल कमेटी जो कि सेटअप किया गया था 1921 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जो कि फर्स्ट टाइम एस्टिमेट कमेटी की अगर हम बात करते हैं, तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था कब? 1950 में। ओके, जो कि, और ये किसके रिकमेंडेशन से आया था? तो जॉन मथाई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ओरिजिनली इसमें कितने मेंबर्स थे? तो 25, बट 1956 में इसको अमेंड करके अभी कितने मेंबर हो गए हैं? तो 30 मेंबर टोटल है अभी। ओके, और जो ये सारे 30 मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है, वो सारे किससे हैं? तो लोकसभा से ही हैं। ओके, सो आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर सी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements regarding the center state financial relation।
फर्स्ट, और यहाँ पे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ कॉरपोरेशन एंड कंपनीज owned by the state government is exempted from the taxation by the center. Is it true? नहीं, ये not exempted होगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Next is all properties of the union government within a state are subject to state taxation. Is it true? No, it's also incorrect statement because property of the center is exempted from all taxes imposed by the state or any authority within a state like municipalities, district board, panchayats and so on. So second statement is also incorrect. So answer for this question is option number sorry, or not C, option number D. Neither one nor two is the correct answer for this question. Next question is which of the following statement is correct about the electoral trust in India? Okay, so first statement is electoral trust are non-profit organization registered under the Company Act 2013. Is it true? No, it's not correct statement because ये कंपनी एक्ट 2013 में नहीं है, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर है. ओके, 56 के अंदर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड किस सेक्शन में है? सेक्शन 25 में. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Next one is these trusts can receive contributions from the companies registered in India and Indian citizens. Is it true? Yes, it's a correct statement. और यहाँ पे correct statement पूछा था, तो answer will be option number B. But हम other statements को भी देखते हैं कि ये गलत क्यों है. Electoral trust must renew registration every year. Is it true? ये नहीं है क्योंकि ये every 3 year में renew करवाता है, ना कि every year. Okay, so option C is the incorrect. Next, electoral trusts are required to distribute 50% of their total income to eligible political party. नहीं, ये 50 नहीं, 95% है. ओके, सो ये भी स्टेटमेंट इसके वजह से गलत हो गया. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to the State Council, consider the following statement. There is asking about the correct one. So first statement is the decision taken by the council are legally binding on the center and state. Is it true? No, it's not correct because ये recommendatory बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, ना कि बाइंडिंग है लीगली. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल एग्जिस्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, होम मिनिस्टर इज द chairman. Okay, so second statement is also incorrect. The council is required to meet at least twice a year. Is it true? No, it's not twice a year, it's a thrice a year. Okay, not twice. So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number D. None of the above is correct statement. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement about the National Broadband Mission 2.0. So first statement is National Broadband Mission 2.0 aims to achieve minimum fixed broadband download speed of 100 Mbps all over the India by 2030. Yes, it's a correct statement. Next one is the mission is implemented by the Ministry of Communication. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement is correct. Let's come to the next question. Consider the following statement regarding the speaker and deputy speaker of the state legislative assemblies. So first statement is they are neither entitled to vote in the first instance nor provide a casting vote when a resolution for their removal is under consideration. Is it true? No, it's not correct statement because if we are talking about this one, so ये हमारे
आर्टिकल 181 के अंदर मेंशन है कि they have the right to speak and take part in the proceeding and be entitled to vote only in the first instance on such resolution or any other matter during such proceedings, but not in the case of equality of the vote. इक्वालिटी ऑफ द वोट में वो नहीं कर सकते. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो सेकेंड इज इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ बोथ ऑफिस ऑफ द गवर्नर परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर. नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज अगर स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर दोनों की अगर सीट वैकेंट रहती है तो वहाँ पे वर्क करेगा जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ना कि गवर्नर खुद. ओके, so second statement is also incorrect. Next one is while the deputy speaker submits his resignation to the speaker, the latter does it to give the governor of the state. No, it's also incorrect, because अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो वो रेजिग्नेशन देगा किसको? डिप्यूटी स्पीकर को. बट अगर हम डिप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं तो वो रेजिग्नेशन देगा किसको? सो स्पीकर को. ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज नन ऑफ द एबव इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement regarding the Swamitva scheme. Okay, and there is asking about the correct one. So first statement is it aims to establish clear ownership of the property in rural inhabited abadi areas. So first statement is correct. Next one is it is implemented by the Ministry of Rural Development in collaboration with the state government. Is it true? No, it's not correct. बिकॉज ये कोलैबोरेट करता है एफर्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड द स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, नॉट द विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड अगर हम बात करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. फिर से एक बार बोलते हैं, क्या है इसका फुल फॉर्म? सो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. ओके, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2020 में लाया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ द पंचायती राज डे. ओके, जो कि 24 ऑफ जुलाई को, सॉरी नॉट जुलाई, 24 ऑफ अप्रैल को एवरी ईयर मनाया जाता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Under which of the following conditions can a member of the state legislative assembly be disqualified? किस सिचुएशन में या कंडीशन में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? ओके, के मेंबर्स, नॉट दिस वन. सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट वन, इफ डिक्लेयर्ड एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यस, इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इफ डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कॉन्टेम्प्ट कोर्ट, तब भी हो जाएगा. डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल, तो भी हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements regarding the duration of municipalities under the 74th Constitution Amendment Act 1992. एंड आप हमें बताइए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया गया था और कब हुआ था. ओके, और क्यों किया गया था और कौन से पार्ट में है ये. ओके, और जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप दे दें, ताकि वो अगर आप कमेंट में लिखिएगा तो वो आपको भी अच्छे से याद रहेगा. अच्छा हाँ, मैंने उस वीडियो में ये पूछी थी मैम ने, तो इसका आंसर ये दिया था.
तो ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बेटर रहता है। ओके, सो और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, देन आफ्टर जो सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपसे ये रहेगा कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, इसका आंसर ये था, मैंने इस जगह पे मिस्टेक किया होता ये, तो इससे आपको अपना मिस्टेक का इवैल्यूएशन होगा, तो आप उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करोगे। ओके, सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? The Act provides for the 5-year term of office for every municipality. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is municipality constituted upon the dissolution shall continue only for the reminders of the period. Is it true? Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number C. Both statement is correct. Okay. Next question is with reference to the judge of High Court in India. Okay, consider the following statement. यहाँ भी correct statement पूछा है. So first statement is a distinguished jurist cannot be appointed as a High Court judge. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is to uphold judicial independence, the Constitution has fixed the tenure of the High Court judge. Is it true? No. ऐसा फिक्स नहीं है. So second statement is incorrect. Next one is the judge subscribes to an oath or affirmation before the governor of the state. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 1 and 3 is the correct answer for this question. एंड अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? या तो वो तो सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, देन जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स एंड एडवोकेट होना चाहिए 10 ईयर्स, एंड इसका टेन्योर को फिक्स नहीं होता है, ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है? तो 62 ईयर्स तक एज है उसका, एंड वो रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, एंड प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकते हैं उनको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट्स पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन टू अनदर हाई कोर्ट. Okay, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is Kampala Declaration. Okay, a 10-year strategy to transfer agri-food system and ensure food security was recently seen in the news, launched by one of the following organization. ये किसके द्वारा ये किया गया? तो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा. ओके, और कंपाला कहाँ पे? तो युगांडा में, और ये युगांडा का कैपिटल भी है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकन यूनियन के द्वारा किया गया है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विथ रेफरेंस टू नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे पूछा है करेक्ट वन कौन सा है. सो इट एम्स टू इंश्योर प्रमोटिंग रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. Next one is its objective is to promote entrepreneurship in the field of rural poultry and fodder sector. Also correct. Next one is implemented by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. It's also correct. So answer for this question is option number C. All three statements are correct. Next question is with respect to Gram Nyalaya, consider the following statements. So first one is इसमें क्या पूछा है? Correct. First statement is it has the setup through the laws of respective state legislature. Is it true? No, it's not correct statement because ये setup किया गया है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से, न कि स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिव से. ओके, लेजिस्लेचर से.
इसके लॉ से, सॉरी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर, न्यायाधिकारी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज द Gram Nyalaya shall exercise the power of both criminal and civil courts. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 is the correct answer for this question. Next question is which of the following is correct regarding the Bhargavastra missile? Bhargavastra missile. So first statement is it is the India's first micro missile system designed to counter swarm drone threats. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it is successfully engaged virtual targets beyond 2.5 kilometer. It's also correct. Next one is it is not capable of countering large scale drone attack. Is it true? No. ये इसी के लिए बनाया ही गया है, तो ये कैपेबल है काउंटरिंग लार्ज स्केल ड्रोन अटैक। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या स्वर्ण ड्रोन का मतलब क्या होता है? It means swarm drone are groups of drones that operate together to perform tasks without direct human control. Okay, so answer for this question is option number C, 1 and 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is which of the following bill laps on the डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन होने से कौन सा बिल है जो लैप्स हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ बिल पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली, तो ये क्या होगा? लैप्स होगा क्या? नहीं, ये लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स. So first statement is incorrect for this one. Next one is a bill pending in the assembly which has originated in the assembly, it will lapse. Okay, next one is a bill passed by the legislature but pending assent of the governor or president, it will lapse. No, it's not lapse. Okay, does not lapse. So answer for this question is option number B, only 2 is the correct for this question. Let's come to the next question, which is what is the Punch mission often talk about in the media? So first statement, it is a mission specifically designed to make use of polarization of light to measure the corona and solar wind in 3D. Yes, it's a correct first statement ही इसका सही हो जाएगा. ओके, तो ये सब तो फालतू है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इज इट ट्रू? नो, आइदर हाउस की ज़रूरत नहीं है, वो लोकसभा का होना चाहिए ओनली. सो लोअर हाउस. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द अलाउंस एम्यूलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, only 2 is the correct answer for this question. Next question is consider the following statement regarding the nomination of the member of the Rajya Sabha. Okay,
So first statement is the member are nominated by the chairman of the Rajya Sabha from the list of the members submitted by the houses. Is it true? No, it's not correct statement because अगर हम इसकी नॉमिनेशन के बारे में बात करते हैं सो अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात किया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स ओके, जिसमें से कि 250 मेंबर में प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं कितने को 12 मेंबर को ओके, और किसके रिगार्डिंग वो उनका बेसिस होता है कि वो या तो स्पेशल नॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ से रिगार्डेड, तो वो किस चीज़ की बात करते हैं तो लिटरेचर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, साइंस में, आर्ट में या फिर सोशल सर्विस में ओके, ये क्राइटेरिया होता होगा उसका। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये राज्यसभा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द प्रोविजन हैज़ बीन बोरोवेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ओके, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फ्रॉम द यूएसए। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. Neither 1 nor 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the appointment and tenure of the Prime Minister of India. Okay, इसमें क्या पूछा? Consider the following appointments regarding the tenure of the Prime Minister okay of India. So first statement इसमें हो जाएगा the tenure of the Prime Minister is constitutionally fixed at 5 year. Is it true? No, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये किसके ये से रहता है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ये में रहते हैं, ना कि फिक्स्ड है इनका टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली obliged to appoint the leader of the largest party of the Lok Sabha as the prime minister. Is it true? No, ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो कि लार्जेस्ट पार्टी नहीं, लार्जेस्ट सॉरी मेजॉरिटी पार्टी का होता है ओके, मेजॉरिटी पार्टी ना कि लार्जेस्ट पार्टी। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to the state council of minister, consider the following statements। और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो क्वेश्चन इज with reference to state council of minister, and first statement is the constitution explicitly defines the number of ministers and their hierarchy structure in the state government. Is it true? No, it's not correct statement because constitution does not specify the size of the state council of minister or ranking of minister okay। so first statement incorrect हो जाएगा। next one is the governor cannot be questioned in the any court regarding advice given by the council of minister. Is it true? Yes, it comes under the article 163 okay। next one is the constitution prescribe fixed tenure for the council of minister. No, it's not fixed okay, it's not fixed। so statement third is also incorrect और ये so answer for this question is option number B, only 2 is the correct answer for this question। let's come to the next question which is what happens when
what happens when elected member of the house does not subscribe to an oath. Okay, elected member जब तक ओथ नहीं लेंगे तो क्या होगा. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट वन इज ही कैन बी पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बट नॉट वोट. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो नॉट इन द वोट. ओके, सो ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में और ना ही वोट कर सकते हैं. सॉरी गाइस, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बार बार आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा. सॉरी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज. इज इट ट्रू? येस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement with respect to the collective privileges of the houses of parliament. Okay, collective privileges of the houses of parliament के बारे में बात किया और ये यहाँ पे पूछा है not correct statement. Okay, so first statement is parliament has the right to publish its report, debates, proceeding, but does not have the right to prohibit others for publishing the same. Is it true? नो, इट्स नॉट करेक्ट क्योंकि उसके पास है प्रोहिबिट करने के लिए राइट्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर ब्रीच इट्स प्रिविलेजेस. इज इट ट्रू? येस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज Parliament has the right to receive immediate information about the arrest, detention, conviction, imprisonment, and release of a member of houses. Yes, option statement third is also correct. So answer for this question is ऑप्शन नंबर बी. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है और हमने करेक्ट का सोच के इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया. इसीलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा ये देखो कि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है या फिर नॉट करेक्ट पूछ रहा है. ठीक है, क्योंकि ऐसे में जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन विच इज़ नॉट करेक्ट. ओके, next question is the member of the committee are nominated by the presiding officer of the both houses. It secure the accountability of the executive and also assist in debating the budget. The committee consider the demand for grants of the concerned ministries. Which of the following committee is described the above passages? So consultative committee, no. Business advisory, no. A general purpose, no. It's talk about the department related standing committee. Okay, and अगर हम department related standing committee की बात करते हैं तो ये ओरिजिनली 17 डिपार्टमेंट इसके अंदर था बट और ये फॉर्म कब हुआ था? 1983 में. सॉरी, नॉट 83, 1993 में. ओके, 93 में. बाद में इसमें अमेंडमेंट करके और 7 कमेटी ऐड किया गया था, तभी कितना है टोटल? 24 कमेटीज. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the election process of President of India. So first one is इसमें करेक्ट पूछा है. फर्स्ट, वोटिंग इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द सीक्रेट बैलेट सिस्टम. इज इट ट्रू? येस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज president is elected based on a simple majority under the first past the post system. Is it true? No, it's not correct statement because अगर हम president की बात करते हैं तो उसका इलेक्शन जो करवाया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 324. ओके, बट अगर स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो अंडर आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में ये मेंशन है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग
at such elections shall be secret ballot, not first past of the post or majority, simple majority से. Okay, so second statement incorrect हो जाएगा. And next statement is the above option, which is nota of the above, is not available in the presidential election. Yes, it's also correct. Nota available नहीं होता है presidential election में. Okay, so answer is option number A. 1 and 3 is the correct answer for this question. Next question is consider the following statement with reference to Supreme Court of India. Okay, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो फर्स्ट इज द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एनी pre-constitutional treaty is not binding on the president. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the court must tender its opinion to president if he refers the matter related to the any question or of law or fact of the public importance. Is it true? No, it's not correct statement because the court must, sorry, not must, it's may tender its opinion or may refuse. Okay, not must tender its opinion. So second statement is incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Next question is member of the state legislative assembly participate in election of which of the following. So और यहाँ पे क्या पूछा है करेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इज इट ट्रू? यस, इट्स करेक्ट. मेंबर ऑफ द राज्यसभा प्रेसिडेंट बट वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता है. सो फर्स्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. 1 and 3, 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अगर हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ओके, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ द स्टेट. एंड आर्टिकल 55 में ये भी मेंशन है कि नेशनल कैपिटल दिल्ली जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है. एंड इसके साथ साथ प्लस पोंडिचेरी भी पार्टिसिपेट करता है. ओके, बट अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट in accordance with the system of proportional representation by the single transferable vote, and voting at such election shall be secret ballot. इसका भी secret ballot में ही होता है. ओके, सो आंसर क्या था इसका? आंसर था ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements. So first one is all the legally authorized payment on behalf of the government of India are made out of the public account India. Is it true? No, it's not correct statement because not पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से किया जाता है. ये किया जाता है किससे? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, जो कि इट कम्स अंडर द आर्टिकल 266. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज द पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड without parliamentary appropriation. Yes, it's a correct statement. Next one is the contingency fund of India is held by the finance secretary on behalf of the president. It's also correct. एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 267. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ओनली 2 and 3 इज द करेक्ट. नेक्स्ट वन इज the term DeepSeek, sometimes seen in the news related to India's artificial intelligence-led language transformation, no computer program AI chat developed by the China based on the startup which simulate human-style conversion with a user. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Let's come to the next question, which is
The trade enables enablement and marketing, which means team is a government of India's initiative designed to help which of the following sectors. ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए विच इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए. ओके, सो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement regarding the parliamentary legislation. Okay, regarding parliamentary legislation on the subject of the state lead. So first statement is Parliament can legislate on matters in the state list if Rajya Sabha passes a resolution with a special majority. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is such laws remains in force indefinitely unless repealed by the parliament. Is it true? No, it's not correct statement because the law cease to have an effect on expiration of 6 months after the resolution has ceased to be enforced. Okay, not indefinitely. So first second statement incorrect ho jayega. Next one is statement third of once parliament enact such law such a law that legislature lose their power to make laws on that subject. So this is also incorrect because this provision does not restrict the power of a state legislature to make laws on the same manner but sees of inconsistency between state law and parliament law. It is parliament law that is prevail. Okay. So answer for this question is option number A. Only one is the correct answer statement for this question. Next one is consider the following. First इसमें पूछा क्या है? How many of the above are service voters which are eligible to cast their vote either through postal ballot or through proxy voting? So non-resident Indians, which means NRI. NRI को ये है no. मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस करेक्ट. इंडियन डिप्लोमेट्स पोस्टेड अब्रॉड यस. इन लोग को भी सारे को ये वोट दे सकते हैं बट एनआरआई नहीं क्योंकि वो आके खुद ही वोट दे सकते हैं. ओके, और ये सब इन लोग को इसलिए प्रोवाइड करवाया जाता है सर्विस वोटर को पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग क्योंकि ये अपने ड्यूटी में रहते हैं तो एट द टाइम ऑफ वोटिंग वो आ नहीं सकते हैं. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number B. Only 2 is the correct answer for this question. Next question is to provide independence of judiciary. Independence to judiciary to removal of the judge of the Supreme Court and High Court is made extremely difficult by Constitution in the context of which of the following is correct. Okay, correct statement पूछा है. So first statement is a chief justice or high court can be removed only on the ground of the proving misbehavior or incapacity. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is a motion containing the charges against the judge must be approved by a special majority in both houses of the parliament. Yes, it's also correct. Next one, no high court judge has been removed from the office so far. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. 1, 2, 3 is the correct answer for this question. Next question is consider the following statement regarding the Central Council of Local Government. Okay, so यहाँ पे not correct statement पूछा है. First statement is it was constituted under Article 263 of the Constitution of India by an order of the President of India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is since its inception, it has been dealing with matters of urban local government only. Is it true? No, it's not correct statement because till till 1958 it deals with the both. Okay, it deals with the both urban and rural local government, but after the after 1958
it has been dealing with matters of urban local government only. Okay, so statement second is incorrect. Next statement is the for the union minister for the urban development act as the chairman of the council. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Only one is the correct आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था विच इज़ स्टेटमेंट टू एंड यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू सो मच गाइस. आज के लिए इतना ही रहेगा. बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जितना हो सके अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, क्योंकि अब प्रीलिम्स तो आने ही वाला है. अभी टाइम है बट टाइम कब पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा. इसलिए आप टेस्ट सब अभी से ही देते रहिए ताकि एक ही बार बर्डन ना पड़े किसी पे. ओके, सो थैंक यू सो मच.